तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.9 के सवालों को। और यहाँ पर बहुत लंबा सा निर्देश दिया हुआ है। और फिर उसके बाद क्या होगा, चलो निर्देश पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर कहते हैं निर्देश में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में बदलिए। देखो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, ठीक। और समतल के समीकरण मतलब हर एक मतलब कि वैसे हर एक नहीं, मतलब दो ही सवाल हैं, ठीक, 4 और 5, ठीक। तो मतलब इन शब्दों का मतलब आपको बता रहे हैं कि निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे गए, प्रत्येक का मतलब हर एक, और समतल के समीकरण जो दिए गए हैं उनको आपको अविलंब के रूप में बदलना है। कैसे बदलना अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि मूल बिंदु से समतल पर जो खींचा गया अविलंब है उसकी दिक्कोज्या में बताना है। ठीक, तो दो चीजें, एक तो हमें सबसे पहले अविलंब रूप में बदलना है, फिर उसके बाद जो अविलंब है उसकी दिक्कोज्या बताना है। और तीसरा चीज कहते हैं समतल की मूल बिंदु से दूरी बताना है। और इसके अलावा भी बताना है समतल पर मूल बिंदु से डाले गए जो लंब के पाद के निर्देशांक हैं। ये तो सरल है, लंब के पाद के निर्देशांक है तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। वैसे तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया है। अगर आप उन सवालों को ध्यान से देखे होंगे तो इन सवालों को लगाना बहुत आसान, तब तो आप लगा ले जाओगे, ठीक। क्योंकि इसमें भी कुछ नया नहीं पूछा गया है, वही चीज पूछा गया है, बस आप लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ नया इसमें पूछ रहे हैं, ठीक। कुछ भी नया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नया ये हो सकता है कि जो अभिलंब रूप में बदलना, कैसे अभिलंब रूप में बदला जाता है, लेकिन वो भी नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें शुरू में ही आपको बताया था कि अगर कोई समीकरण नॉर्मल रूप में दिया गया है और उसको अभिलंब रूप में बदलना है तो किस प्रकार से आपको उसको नॉर्मल रूप में डिवाइड करके कैसे आपको बदलना है अभिलंब रूप में। नॉर्मल का मतलब अभिलंब, ठीक। तो कैसे आपको अभिलंब रूप में बदलना है ये चीज भी मैंने शुरू में ही समझा रखा था जब आपको हम बेसिक चीज बता रहे थे, ठीक। तो अगर आपने उस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा देख सकते हो जाकर, ठीक। तो वहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां से आप इन सभी सवालों को लगा सकते हैं थोड़ा सा माइंड लगाकर, ठीक। बाकी कोई बात नहीं, चलो हम समझा देते हैं, ठीक। सेम ही सवाल थे। तो अब चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो इसमें दो सवाल हैं इस निर्देश में दिए गए हैं। इसमें दो, एक यहाँ पर है हमारा सदिश ये समतल का सदिश समीकरण दे दिया गया है, ठीक। और एक सवाल नंबर 5 है, उसमें आपको समतल का कार्तीय समीकरण, कोई भी समझाना समतल है ना, ये क्या होते हैं, इनके दो समीकरण होते हैं, एक सदिश समीकरण होता है, एक कार्तीय समीकरण होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे सवाल नंबर 4 में आपको इसका सदिश समीकरण दे दिया गया, सवाल नंबर 5 में इसका जो कार्तीय समीकरण है वो दे दिए गए हैं, ठीक। और फिर उनमें उन दोनों में हमें यह बताना है, इतनी चीजें हमें बताना है, ठीक। तो आई थिंक आप सवाल को समझ गए होंगे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना, ठीक। तो चलो देखते हैं कैसे लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ज्ञानी बनना है, देखो ये चीज मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ एकदम पूरा एकदम ध्यान से समझना, ठीक। पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अगर आपको ज्ञानी बनना है, याद रखो लाइफ में अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आपको ना किसी भी चीज को देखना है तो उसको पहले ऑब्जर्व करना है। ये चीज क्यों है, कैसे है, क्यों हो रहा है, ठीक। उसको पहले आपको उस पर यानी चिंतन करना है, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंता आपके शरीर को और ज्यादा खा जाएगा, ठीक। आप और ज्यादा मतलब बेकार होते चले जाएंगे, ठीक। और चिंतन जो होता है वो आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, और ज्यादा आपको ज्यादा और ज्यादा माइंडेड आपको बनाएगा, ठीक। तो याद रखना है कि किसी भी चीज को देखना है तो उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। कोई भी लाइफ में कोई भी चीज है, अगर वो हो रहा है हर एक चीज में, अगर आपका इस प्रकार से माइंडसेट हो जाएगा तो बहुत ज्ञानी हो जाओगे। तो ज्ञानी बनने के लिए जहां से ज्ञान मिले वहीं से ज्ञान ले लो। छोटे से मिल रहा छोटे से ले लो, बड़े से मिल रहा बड़े से ज्ञान लो, बराबर से मिल रहा बराबर से। अगर ज्ञानी बनना है तो जहां से ज्ञान मिले वहां से ले लो, ठीक। ये मत देखो कि किससे ज्ञान मिल रहा है मुझे। ज्ञानी इसी तरीके से बना जाता है। और किसी भी चीज को देखो तो चाहे वो कोई समस्या हो या फिर किसी किसी को देख रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा सीखो। अगर कोई आपको नहीं सिखाना चाहता है तो भी सीखो। एकलव्य की कहानी सुना है, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य ने उनको नहीं सिखाया था, लेकिन उन्होंने उनसे भी सीख लिया था। तो इस प्रकार से बनो, ठीक। तब जाके अब ज्ञानी बनोगे, तब जाके एकदम से अच्छे से एकदम प्रौढ़ बनोगे। और अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के पास समस्या है, ठीक। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आपसे भी ज्यादा समस्या है, ठीक।
तो वो कहते हैं ना कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनसे लड़कर भिड़कर आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। समझ रहे हो? मतलब कि अगर आपके पास कोई समस्या आती है, कुछ भी आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि आपके जीवन का हिस्सा है। समस्याएं अगर जीवन में नहीं आएंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक। समस्याएं ही आती हैं जब आप आदमी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाता है, ठीक। तो और उनसे लड़कर भिड़कर आगे जो निकल जाता है वही असली चैंपियन होता है, उसी को सक्सेस मिलती है, ठीक। तो इसलिए कहा गया है कि उनसे लड़कर भिड़कर आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी आपके जीवन की कला है। तो आई थिंक ये छोटी सी जानकारी आप हेल्पफुल दे सकती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि पूरे जो चीज़ मैंने सीखा है ना उस एक्सपीरियंस के तौर पर आपको सिर्फ बताया है, ठीक। बाकी चलिए अब हम लोग सवाल को समझते हैं। और देखो सवाल बहुत सरल सरल है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सरल है, ठीक सवालों को। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अभिलंब रूप में देखो ये ऐसे लिखा है, मैंने बताया था इसके पहले बताया था कि वेक्टर एन कैप बराबर में डी। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो डी है, ये हमारा जो डी है ये मूल बिंदु से दूरी नहीं है, याद ये मैंने बताया था, ठीक। और अगर आपको इसको अभिलंब रूप में चेंज करना है तो हमें अभिलंब रूप में जो समतल का समीकरण होता है वो एन कैप बराबर में डी होता है। ये डी होता है मूल बिंदु से दूरी होता है, और ये होता है इकाई सदिश। तो इस वेक्टर का हमें क्या करना है, इकाई से इसको हमें इकाई सदिश में इकाई सदिश में बदलने के लिए मॉड ऑफ वेक्टर एन कैप से इससे भाग करना है, ठीक। तो इसको हमें अभिलंब रूप में चेंज करने के लिए हमें ये जो वेक्टर एन दिया गया है इसका हमें मॉड वैल्यू पहले निकाल लेना है। और मॉड वैल्यू मैंने बताया था कि अगर वेक्टर एन कैप जैसे दिया गया इसका मॉड वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट पहले लगा लो, और फिर उसके बाद वेक्टर एन बराबर जो आई जे के गैप दिए गए हैं इनका जो गुणांक है, गुणांक मतलब इसका जो आगे लिखा गया है इनका स्क्वायर करके जोड़ दो। इसका स्क्वायर कितना, 36 है, प्लस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, अरे आप लोग 12 में है ना, इतना तो जानते होंगे, ठीक। और 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो अगर हम इसको 4 जोड़े और 9 जोड़े 49 हो जाएगा, ठीक। अंडर रूट 49 जाएगा, अंडर रूट 49 को क्या करना, हमें बाहर निकाल देना, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। तो इससे हमें क्या करना है, ये हमारा डी है और ये हमारा वेक्टर एन है, ठीक। चलो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, ठीक। तो यानी इस रूप में है ना, जैसे ये था ऐसे बदल जाएगा, ठीक। तो फिर इसको हम लोग इसको भाग कर देते हैं। देखो बहुत सरल है, इसमें कुछ करना नहीं। सबसे पहले देखो ये 6 आई कैप माइनस में 3 जे कैप है माइनस में 2 के कैप है, इसको हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। माइनस कामा ले लो इसमें, ठीक, ताकि ये माइनस से काट सके हम। माइनस कामा ले लेंगे तो आप यहाँ समझ जाना, माइनस हमने कामा ले लिया, इसको हम लोग सब प्लस बना देते हैं, ठीक। इन सबके चिन्ह बदल दो क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस कामा ले रहे हैं। तो माइनस कामा ले लेंगे तो माइनस का 6 आई कैप हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा कितना, प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस का 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। बराबर में ये इसको प्लस ही रखना, ठीक। तो यहाँ पर इधर हमने माइनस इसमें कामा ले लिया और ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको भी हम प्लस बना देते हैं, ठीक। तो ये जो हो गया ये हमारा कैसा हो गया, वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन कैप बराबर में जो डी होता है इस रूप में आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको अभिलंब रूप में चेंज करना है। सबसे पहला जो पूछा गया ना कि अभिलंब रूप में बदलिए, अभिलंब रूप में बदलने के लिए क्या करना, हमें इसका मॉड वैल्यू से भाग करना। मॉड वैल्यू कितना आया हमारा, 7 आया। तो ऐसा करें हम लोग, इसको देखो इसमें भी भाग करना है, इसमें भी भाग करना है, तो इसके स्थान पर कितना आया, 7 आया, इसके स्थान 7 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बटे में, सब में बटे में भाग कर दो, सब में बटे में पूरा बटा भाग 7 करेंगे अगर, ठीक। पूरे का बटा अगर हम 7 करेंगे और फिर इसको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे 7 और इसके भी नीचे 7 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक। यहाँ पर देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि इसका मॉड वैल्यू निकाल लो, ठीक। मॉड वैल्यू निकाल कर इन सब में भाग कर दो, ठीक, बस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये हमारा अभिलंब रूप में हो गया। तो अभिलंब रूप में कितना हो गया, ये हमारा ये हो गया माइनस में 7/6 आई कैप प्लस में 3/7 जे कैप प्लस में 2/7 के कैप बराबर में 1/7, ठीक। ये हमारा समीकरण हो गया, अभिलंब रूप में चेंज हो गया, ठीक। इसको हम लोग अभिलंब रूप बोलेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने अभी बताया कि वेक्टर एन डॉट में एन कैप बराबर में जो डी होता है, अगर इस रूप में अभिलंब रूप में लिखा होता है हमारा समीकरण समतल का,
तो ये जो होता है ये हमारा अभिलंब का इकाई सदिश होता है और ये होता है मूल बिंदु से दूरी होती है। तो यानी कि 1/7 ये हमारा एन कैप है, वेक्टर एन कैप है ना, ये हमारा एन कैप है यानी, और 1/7 क्या है हमारा डी है यानी मूल बिंदु से दूरी है। तो सवाल में क्या पूछा गया था कि मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिक्कुज्या। दिक्कुज्या देखो, अगर देखो एक चीज समझो इस यहाँ पर, वेक्टर एन बराबर मान लो यक्स आई कैप जे कैप है ना, प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप दिया गया है, और एक एन इकाई सदिश दिया गया है एल आई कैप प्लस में एम है ना, प्लस में एम जे कैप प्लस में जेड के कैप दिया गया है। ठीक, एन लिख दो इसको एन। ठीक, देखो अगर वेक्टर रूप में दिया गया है तो यहाँ पर आई जे के कैप जो होते हैं इनका जो गुणांक होता है इसको हम लोग दिक् अनुपात बोलते हैं। ठीक, और जो इकाई सदिश रूप में अगर दिया गया है तो यहाँ पर जो एल एम एन ये जो आई जे के कैप के गुणांक हैं इनको हम लोग दिक्कोज्या बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि ये हमारा क्या है, इकाई रूप में है, इनके जो गुणांक हैं यही हमारे क्या है, दिक्कोज्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि अभिलंब के दिक्कोज्या पूछा गया है। पहला तो आंसर हमारा ये हो गया क्योंकि हमसे कहा गया था कि अभिलंब रूप में बदल दिया हमने। अब इस अभिलंब की दिक्कोज्या पूछ रहा है कि अभिलंब के दिक्कोज्या बताओ। ठीक, दिक्कोज्याएं कितना हो जाएगा, दिक्कोज्याएं तो पहला हमारा है -6/7 और 3/7 है और है 2/7 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या क्या पूछा गया है, मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिक्कोज्या बताना है और बताना है कि समतल की मूल बिंदु से दूरी। तो भैया देखो समतल से मूल बिंदु की दूरी यही तो है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे कि समतल से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी कितना है हमारा 1/7 है। तो एक ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या क्या पूछा गया है, दूरी एवं समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद की निर्देशांक। तो देखो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बता रखा है सवाल में कि क्या बताया था, कहाँ गया, ठीक, मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जो मूल बिंदु की दूरी होता है और अगर हमें लंब के पाद के निर्देशांक, देखो यहाँ पर ये जो एन कैप होता है इसको हम लोग इकाई सदिश बोलते हैं, यानी ये अभिलंब का इकाई सदिश है। तो अभिलंब का इकाई सदिश का मतलब होता है जिसका जो एक इकाई हो। ठीक, तो ये अभिलंब कैसा है, ऐसा है जिसका वैल्यू कितना है, 1 इकाई है। तो हमें क्या करना है, समतल से मूल बिंदु की दूरी कितना है, 1/7 इकाई है। ठीक, तो 1/7 इकाई, हमें 1 इकाई वाला नहीं, हमें 1/7 इकाई वाला जो अभिलंब है उसके पाद के निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मूल बिंदु से डाले गए जो लंब है, लंब के पाद के निर्देशांक, इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था ना कैसे निकालते हैं, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, यानी कि जो हमारा मूल बिंदु से समतल की जो दूरी होती है उसको हमें एन कैप से मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ जाएगा फटाक से हमारा। तो कितना है, 1/7 है, और ये जो हमारा एन कैप कितना है, एन कैप हमारा ये है। ठीक, तो ये है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6/7 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 3/7 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 2/7 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7×6 -6 का नाम 6 7 49 हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 7 49 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 2 का नाम 2/7 49 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो निर्देशांक हमारे कितने हो जाएंगे, निर्देशांक तो ये निर्देशांक हो जाएगा हमारा 6/49 हो जाएगा, और 3/49 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा 2/49 हो जाएगा। ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बस इतनी ही चीज़ें हमें पूछा गया था। एक तो देखो यहाँ पर पूछा गया था कि हमें बताना, इसको अभिलंब रूप में बदलना है, हमने सबसे पहले बदल दिया किससे, वेक्टर एन कैप से, है ना। ये बदलिए की स्पेलिंग है ना, ये बदलिए ना, ये गलत है, इसको ऐसे लिखना है, बदलिए, अरे उससे क्या मतलब। ठीक, तो बदलिए। ठीक, तो सबसे पहले बदलना है, बदल दिया। उसके बाद समतल से मूल बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की दिक्कोज्या, तो दिक्कोज्या देखो हमने बता दिया कैसे, यही हमारे अभिलंब के दिक्कोज्या हो जाए। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज, इसमें कहाँ गया दूसरा चीज, समतल की मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो समतल की मूल बिंदु से दूरी जो होता है यही हमारा होता है डी, जिसको बोलते हैं। ठीक,
और फिर समतल पर मूल बिंदु से डाले गए जो लंब के पाद के निर्देशांक बताना था। तो पाद के निर्देशांक बताने के लिए जो यहाँ पर मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसको हमें क्या करना है, एन कैप यानी जो अभिलंब का इकाई सदिश है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि 1/7 वाला इकाई सदिश वाला अभिलंब पता चल जाए। ठीक, तो उसके जो पाद के निर्देशांक हो जाएंगे वही हमारे है ना जो आई जे के कैप हो जाएंगे, उसके जो है ना इसके जो गुणांक हो जाएंगे यही हमारे निर्देशांक हो जाएंगे, पाद के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर हम लोग अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सेम सवाल वैसे भी है, उसमें सिर्फ है ना, चलो उसको देखते हैं पहले। तो देखो ये सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर 5 में ये दो दिया गया है, ये भी समतल का कार्तीय समीकरण है। मतलब समतल के दो समीकरण होते हैं, एक ही समतल के दो समीकरण होते हैं, चाहे कार्तीय समीकरण बोलो या फिर सदिश समीकरण। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अभी कार्तीय है ना उसमें निकाल चुके। अब हम लोग कार्तीय समीकरण दिया गया है, अब इसमें कहते हैं कि वही चीज़ जितने चीज़ें आप 4 नंबर में निकाले हो उतनी ही चीज़ें आपको इसमें भी निकाल के बताना है। ठीक, तो कैसे, देखो यहाँ पर जो यक्स वाई जेड इनके जो गुणांक होते हैं यही हमारे वेक्टर एन के दिक्अनुपात होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी हमें अभिलंब रूप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इसका ठीक मॉड वैल्यू निकाल लेना। ठीक, तो मॉड वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो 36 4 है ना कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को बाहर निकालेंगे 7 आ जाएगा। ठीक, इस 7 से हमें क्या करना है, पूरे में डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा अभिलंब रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलो अब हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण अभी यहाँ पे लिख देते हैं, अभिलंब रूप में समतल का कार्तीय समीकरण है ना, कार्तीय समीकरण है तो कार्तीय लिखते हैं। कार्तीय समीकरण कितना हो जाएगा, ये 2x है ना, उसके बाद बटे में पूरे का किससे भाग कर देते हैं, वही 4 प्लस में 49 प्लस में 36 प्लस माइनस है तो माइनस लिखो, 3 बटे में इसमें भी लिखते हैं सीधा 49 लिख देते हैं, y है ना वही 49 मतलब यही है, प्लस में 6 बटे में 49 है ना, उसके बाद प्लस में 14 बटे में 49 हो जाएगा अंडर रूट का। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x बटे में 7 हो जाएगा, माइनस में 3 बटे में 7 है ना, बाहर निकालेंगे तो y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा ये जेड है ना, ये हो जाएगा 6 बटे में 7 जेड हो जाएगा, प्लस में 14 बटे में 7 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस 2 को हमें क्या करना है, इधर भेज देना, बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस में है। देखो जो कार्तीय समीकरण होता है ना, जो मतलब कि समतल का जो कार्तीय अभिलंब रूप में जो कार्तीय समीकरण होता है वो एम वाई होता है प्लस में एन जेड होता है, बराबर में डी होता है ना, इस रूप में होता है, बराबर में डी इस रूप में होता है। तो यहाँ पर एल एम एन जो होते हैं हमारे दिक्कुज्या होते हैं, और यहाँ पर जो डी होती है ये डी हमारा वही है मूल बिंदु से दूरी। ठीक, तो अभिलंब रूप में जैसे उसमें पहले था ना, बात वही है, दोनों में वही है। ठीक, इसी को अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर एन है ना, एन कैप रूप में अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। एक्स वाई जेड को आप एक्स वाई जेड इसको वेक्टर आर मान लीजिए, और यहाँ पर जो एल इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप है ना, बराबर में और डी तो डी है। ठीक, ये हो गया चेंज। ठीक, बात वही है। ठीक, दोनों वैसे ही होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करना है, उधर भेजना है। ठीक, उधर भेजेंगे तो माइनस में है ना, डी देखो प्लस में उधर है। ठीक, तो इसको प्लस करने के लिए हमें माइनस इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, यानी इसमें सब में माइनस से कामा कर लोगे तो ये भी माइनस में जाएगा, उधर जाएगा प्लस में जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के इनका चिन्ह जैसे इसके पहले में किया ना वैसे ही करना में, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कामा लोगे इधर और 2 को उधर भेजोगे माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इसमें कामा ले लेते हैं, तो जो प्लस में उसको माइनस बना देते हैं, तो ये माइनस का 7 बटा एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/7, कन्फ्यूज ना होना। ठीक, माइनस में यहाँ पर 6/7 हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण हो गया। ठीक, और यहाँ पर मूल बिंदु की जो दूरी है वो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया,
और आप यहाँ पर लिख लेना मूल बिंदु की दूरी कितना हो गया, डी हो गया, है ना, ये हो गया। और जो दिक्कोज्या हो गया, ठीक, दिक्कोज्या लिख देते हैं। अच्छा, दिक्कोज्या अब आप यहाँ पे निकाल ही सकते हो सब। दिक्कोज्या कितना है, -2/7, 3/7, है ना, और यहाँ पर -6/7 है। ठीक, ये दिक्कोज्या हो गए आपके। और उसके बाद है ना, मूल बिंदु की दूरी ये हो गया, मूल बिंदु से, है ना, समतल की दूरी ये हो गया हमारा 2 हो गया। और इसमें क्या बताना हमें, पाद के निर्देशांक, ठीक, लंब, है ना, लंब के पाद के निर्देशांक, पाद के निर्देशांक, ठीक। तो पाद के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा जो हमारा है ना, ये जो 2 है, इस 2 से हमें क्या करना है, मतलब जो मूल बिंदु से दूरी होती है उसी को हमें क्या करना होता है, इसके दिक्कोज्या में मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पाद के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इसमें इससे ना, जैसे कि वेक्टर एन कैप क्या है, ये सब क्या है, इसी एन कैप के तो दिक्कोज्या हैं। तो उसी तरीके से में हमें 2 है ना, 2 है, मूल बिंदु से दूरी 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें वही हमारे पाद के निर्देशांक हो जाएंगे। तो हो जाएगा -2/7 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 दूना 6/7 हो जाएगा, 6 दूनी -12/7 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, लिख दें, ये हो जाएगा -4/7 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, -12/7 हो जाएगा। बस यही हमारे दिक्कोज्या हो गए, ठीक, सॉरी, पाद के निर्देशांक हो गए। और ये हमारा दिक्कोज्या हो गया, ये हमारा मूल बिंदु से दूरी हो गया, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है जिसमें आप कन्फ्यूज हो। सेम, दोनों प्रोसेस सेम ही है, बस इसमें क्या होता है, इसमें XYZ जुड़ा होता है, वही वेक्टर R के जगह पर XYZ, बाकी प्रोसेस दोनों में सेम ही है। और आंसर सेम ही तरीके से आएंगे, क्योंकि समतल का समीकरण भी सेम ही होता है, तो सेम तरीके से आएंगे ही, ठीक है ना, समझ रहे हो। आई थिंक आप लोग कंफ्यूज होना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। चलो सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में बोल रहे हैं कि सदिश विधि से, मतलब ये समतल का कार्तीय समीकरण दिए गए हैं, दिए तो हैं, लेकिन कहते हैं आपको जो तरीका अपनाना है वो सदिश, ठीक, सदिश विधि से इसके अभिलंब के दिक्कोज्या ज्ञात करना है, ठीक। बस बहुत आसान है, दिक्कोज्या तो आप लोग समझ के ऊपर है ना, वैसे ही निकालना है। सबसे पहले तो इस कार्तीय समीकरण को सदिश विधि से निकालना है, यानी सदिश रूप में चेंज कर देना है। सदिश रूप में वेक्टर, है ना, देखो एकदम सरल आसान, सदिश रूप में, है ना। यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं, 2x माइनस में 2y प्लस में z माइनस में 1 बराबर में 0, ठीक। इसको उधर भेज दो तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 2y प्लस में z बराबर में प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब इस समतल के ये क्या हमारा समतल का समीकरण, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। पहले इसको सदिश रूप में चेंज करते हैं, कैसे, वेक्टर R पहले लगाओ, ठीक, उसके बाद डॉट लगाओ। XYZ जो होते हैं यही हमारे वेक्टर R होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो 2 है, यह है और ये, इन सबके जो गुणांक हैं वो हमारे लंब हो जाएंगे, ठीक, यानी लंब के दिक् अनुपात हो गए, ठीक। ये सब लंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसके पीछे जहाँ पर XYZ जुड़ा है उनके स्थान पर IJ जोड़ देना, ठीक आपको। तो यहाँ पर जाएगा 2i हो जाएगा, माइनस में 2j हो जाएगा। सभी सवालों में ऐसा ही करना है, अगर इस तरह के सवाल देकर इस तरीके से पूछ लिया जाए तो, ठीक। प्लस में z हो जाएगा, ठीक, z, है ना, z के स्थान पर हमें k लिख देना है। और यहाँ पर 1 तो लिखा नहीं जाता, ठीक, बराबर में ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। अब समझ गए ना, ये वैसे ही हो गया वेक्टर R डॉट में वेक्टर n बराबर में d, है ना, इस रूप में हो गया। तो ये हमारा अभिलंब रूप में हो गया। अब यानी इसके दिक्कोज्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अभिलंब रूप में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर n हो गया। n कैप निकालने के लिए हमें क्या करना है, मॉड, है ना, इसका मॉड, वेक्टर मॉड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 1, कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 3 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर R डॉट में 2/3 i हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में 2/3 j हो जाएगा, प्लस में 1/3 k हो जाएगा, ठीक, बराबर में 1/3 हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर यही हमारा इकाई सदिश हो गया यानी एन कैप हो गया, और इसके जो आई के कैप गुणांक हैं यानी कि ये कितना हो गया हमारा 2/3 आई कैप हो गया, माइनस में 2/3 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 1/3 के कैप हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इनके यक्स वाई सॉरी आई कैप जे कैप के कैप है ना, इनका जो गुणांक है इस इकाई सदिश के, वही तो हमारे दिक्कोज्या होते हैं। तो दिक्कोज्या बराबर कितने हो जाएंगे, दिक्कोज्या पूछा गया था, दिक्कोज्याएं यहाँ पर लिखते हैं, दिक्कोज्याएं बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 2/3 कामा -2/3 कामा 1/3। बस यही हमारा आंसर है। बस सवाल में, क्योंकि सवाल में बस यही पूछा गया था, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 7 देखते हैं। अब देखो, अभी सवाल नंबर 7 से जो सवाल आपको मिलेंगे वो इस टाइप से मिलेंगे। इसमें क्या होगा ना कि आपसे बोल देंगे कि कोई एक बिंदु दे देंगे, कहते हैं बोलेंगे कि इस बिंदु से होकर जा रहा है, और मतलब जिस बिंदु से होकर जाएगा हमारा समतल वो एक बिंदु दे देंगे। ठीक, और दूसरा चीज़ हमें वेक्टर एन दे देंगे। ठीक, मतलब जो लंब सदिश है उसको दे देंगे और एक बिंदु दे देंगे जिससे होकर जाएगा समतल, तो बोलेंगे कि इस समतल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, तो इस तरीके की समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए वेक्टर आर सूत्र जो जाएगा हमारा वो जाएगा वेक्टर आर और वेक्टर एन बराबर में वेक्टर ए है ना, डॉट में वेक्टर एन, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जहाँ पर हमारा जो डी होता था है ना, इसी को हम लोग अभी तक क्या बोलते थे, डी बोलते थे, तो आप इसको डी भी बोल सकते हो। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो ऐसे, वेक्टर एन बराबर में डी, यहाँ पर जो डी है हमारा वो ये है। ठीक, ये ठीक इस तरीके से निकलेगा। अगर इसी चीज़ को हमें अभिलंब रूप में चेंज करना हो तो ऐसे ही करेंगे जैसे इसके पहले करते थे। अगर यहाँ पर हमें दिक्कोज्या पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एन कैप का मॉड वैल्यू निकाल कर दोनों तरफ भाग कर देंगे, और जो आएगा ये हमारा मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा, और ये जो आएगा हमारा वो यानी कि एन कैप आ जाएगा। ठीक, एन कैप। अगर दिक्कोज्या अभिलंब का दिक्कोज्या पूछ रहा है तो इसके जो आई जे के कैप गुणांक हो जाएंगे वही हमारे इस अभिलंब के दिक्कोज्या हो जाएंगे। ठीक, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसके पहले जो सवाल पढ़े हो सब सेम ही है। इसमें सिर्फ यहाँ पर इनका जो है ना तरीका ये चेंज हो गया है, जिससे होकर बोले उसको आपको वेक्टर ए मान लेना है। ठीक, जिस बिंदु से होकर। ठीक, चलो देखते हैं सवाल, देखते हैं समझ में आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 7 जो है, सवाल नंबर 7 सवाल नंबर 8 में 2 सवाल हैं, ए बी करके दिए हैं और दोनों सेम सवाल हैं। 8 नंबर के सवाल दोनों सेम हैं, सवाल नंबर 7 की तरह हैं, इसलिए सवाल नंबर 7 को ध्यान से देखना है और सवाल नंबर 8 को आपको अपने मन से लगाना है। ठीक, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, उसको आपसे हम खुद लगवाएंगे। ठीक, उसको हम लगा कर नहीं बताएंगे, तो उसको आपको खुद लगाना है, इसको ध्यान समझना। ठीक, बोल रहे हैं कि ये बिंदु है, इस बिंदु से होकर जा रहा है ना, होकर जाने वाली, तथा ये वेक्टर दे दिए हैं, इस वेक्टर पर क्या है, लंब है, तो इस प्रकार के जो समतल है उसका समीकरण बताना है। तो यानी कि जो लंब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एन बोलते हैं। यानी ये क्या हमारा वेक्टर एन का वैल्यू कितना है, 3 आई कैप है, माइनस में 4 जे कैप है, प्लस में 7 के कैप। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इस बिंदु से होकर जा रहा है तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा। बताया था ना, जिससे होकर जाए उसको हमें क्या करना है, उसको हमें मान लेना है प्लस में माइनस में यहाँ पर के कैप हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के समतल का समीकरण जो निकाला जाता है, समतल का समीकरण, इसको मैंने अभी सूत्र बताया है कि इस प्रकार के समतल का समीकरण वेक्टर एन है ना, और बराबर में क्या होता है, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर एन होता है। ठीक, इस प्रकार से हमें रख देना है। चलो रखते हैं और फटाक से इसका समतल का समीकरण आ जाएगा। तो वेक्टर एन हो गया, वेक्टर एन के स्थान पर हमारा कितना है, 3 आई कैप है, माइनस में 4 जे कैप है, प्लस में 7 के कैप है, बराबर में वेक्टर ए, इन दोनों को है ना हमें डॉट गुणा कर देना। ठीक, 2 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 3 जे कैप हो जाएगा, और प्लस में के कैप हो जाएगा। ठीक, माइनस में के कैप हो जाएगा, और डॉट में क्या हो जाएगा हमारा, 3 आई कैप हो जाएगा, माइनस में 4 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 7 के कैप हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा, और यहाँ पर लिखना है हमें 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 7 के कैप हो जाएगा, बराबर में डॉट गुणा कहते हैं, कैसे करते हैं, इसके गुणांक को इसके गुणांक के साथ गुणा कर दो, चिन्ह सुधार लेना। ठीक, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, इसको इसके साथ करना, जे वाले को जे के साथ, के वाले के साथ, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा। ठीक, 4 3 12 और 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा हमारा वेक्टर आर, और ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में 7 के कैप। ठीक,
बराबर में 7 4 है ना 12 7 19 हो जाएगा। 19 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा समतल का समीकरण। और हमसे सवाल में यही पूछा गया था कि समतल का समीकरण बताओ। ठीक, अच्छा कुछ और पूछा गया है इसमें, कहते हैं लंब है ना जो समतल है उस समतल का समीकरण याद करना, निकल आया। ठीक, उसके बाद कहते हैं समतल की जो मूल बिंदु से दूरी है वो भी बताओ। ठीक, तो समतल से मूल बिंदु की दूरी यानी कि यही होता है, अगर इसको हम लोग अभिलंब रूप में चेंज कर दें तो यहाँ पर जो आएगा वही हमारा समतल का दूरी हो जाए, मूल बिंदु से दूरी हो जाता है ना। तो चलो इसको अभिलंब रूप में चेंज करते हैं। ठीक, तो अभिलंब रूप में अब यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। ठीक, तो ये जो समतल का समीकरण होता है अभिलंब रूप में चेंज करने के लिए समतल का समीकरण। ठीक, क्या करते हैं, वेक्टर आर बटे में जो यहाँ पर 3i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में 7k कैप है, और इसी का मॉड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, और दोनों तरफ भाग कर देते हैं। ठीक, इसका मॉड वैल्यू निकालेंगे 3 3 का 9 प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस में 7 49 हो जाएगा बराबर में, और इसी से हम लोग इधर भी भाग करेंगे। ठीक, 13 बटा कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा अभिलंब रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ लेते हैं, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 49 और 25 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 6 7 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा, 74 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अंडर रूट में 74 लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा अभिलंब रूप में हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग तुलना कर लें वेक्टर एन कैप बराबर में डी से, तो डी क्या होता है, हमारा मूल बिंदु की दूरी होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु की दूरी। अगर हम लोग इससे तुलना कर लेंगे इस समीकरण से, तो मूल बिंदु की दूरी यहाँ पर कितना हो गया हमारा, मूल बिंदु की, अब यहाँ पर मूल बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, हम लोग अगर यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ पर डी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा है 13 बटा अंडर रूट 74। ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ पूछा गया था। अच्छा, यही चीज़ आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 8 के ए और बी में, दोनों में पूछा गया है कि समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करना है और आपको समतल का समीकरण भी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, सवाल दोनों आपको दिखा देता हूँ, दोनों सवाल आपको, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक, HW होगा। ठीक, तो आपको चलो दिखा देते हैं सवाल। तो देखो ये हमारे 2 सवाल हैं। ठीक, सवाल नंबर 8 में 2 सवाल हैं। इसमें कहते हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु से होकर जाता है। ठीक, याद रखो कि अगर ये सदिश रूप में नहीं लिखा है तो लगा लो, इसके पीछे आई कैप जोड़ दो, इसके पीछे जे कैप के कैप। ठीक, तो इससे होकर जाता है यानी वेक्टर ए का वैल्यू है, और तथा ये सदिश यानी ये लंब सदिश है, इस पर लंब है तो ये लंब सदिश है, तो लंब सदिश इसको वेक्टर एन बोल दो। ठीक, वेक्टर एन ये है, वेक्टर ए ये है। ठीक, तो हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। दूसरी चीज हमें समतल के मूल बिंदु से दूरी जो है उसको भी ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद दूसरा पूछा गया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु से होकर जाता है, ये वेक्टर ए है, और यहाँ पर इस पर लंब सदिश है तो वेक्टर एन ये हो गया, और यानी कि इन दोनों के हेल्प से हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, और समतल के मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक, बहुत आसान है, सेम सवाल लगेंगे 7 है ना, 7 8 दोनों सेम ही तरीके से लगेंगे। ये आपका HW हो जाएगा, यानी कि इसी को आपको लगाना है, अपने मन से लगाना है। ठीक, जो भी आंसर होगा इनका, तो चलो आंसर बता देते हैं। अच्छा, इसमें जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 बटे में अंडर रूट 17 इकाई। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, और सेकंड वाले में जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, उसको निकाल लेना। तो इस तरीके से निकाल लेना, बहुत आसान है इसमें ना, जो भी निकाल लेना, जो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो सवाल होंगे, सवाल नंबर 9 से हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। सवाल नंबर 9 भी आप लगा लेना। ठीक, क्योंकि सवाल नंबर 9 भी बोलते हैं कि उस समतल का समीकरण सदिश और कार्तीय समीकरण। ठीक, चलो अच्छा, सवाल नंबर 9 बता देंगे उसमें, क्योंकि सदिश समीकरण निकाल लेना आप अपने हाथे। ठीक, और कार्तीय समीकरण, अच्छा उसको अच्छा बता देते हैं। ठीक, कार्तीय समीकरण भी निकाल लेना। देखो, जब आप सदिश समीकरण निकाल लोगे तो कैसे हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर जो वेक्टर आर होता है इसका वैल्यू होता है यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप होता है। ठीक, मान लो यहाँ पर कुछ आ गया। ठीक, चलो इसको हम लोग समझा देते हैं। देखो इस प्रकार से मान लेते हैं, वेक्टर आर और वेक्टर एन के स्थान मान लो आ गया यहाँ पर 2 आई कैप आ गया, प्लस में 3 जे कैप हो जाएगा, प्लस में मान लो तो 4 के कैप हो जाएगा। ठीक, इधर मान लो 4 आ गया। ठीक, सवाल नंबर 9 में जो करना है वो ये करना है। ठीक, इस प्रकार से आपको पहले सदिश समीकरण निकाल लेना है। ठीक, सवाल इसे सवाल नंबर 7 लगा 8 लगा वैसे ही समय मतलब निकलेगा। ठीक, तो सदिश समीकरण पहले निकाल लेना। अब उसको कार्तीय समीकरण में, क्योंकि सवाल बोल रहे हैं कि कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करो, सदिश समीकरण भी ज्ञात करो, तो सदिश तो आप निकाल लेंगे क्योंकि सदिश तो हमें बता दिया। अब कार्तीय समीकरण कैसे निकालना है, ऐसे मान लो ये आपका आ गया सदिश समीकरण आ गया। ठीक, अब इसको हमें कार्तीय में चेंज करना है, तो यहाँ पर इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा
कार्तीय समीकरण। तो सवाल नंबर 9 भी आपका लेना है ना। तो ऐसे ही होगा, ठीक। यहाँ पर इस वेक्टर का वैल्यू, वेक्टर आर का वैल्यू जो होता है वो यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप होता है, ठीक। यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो, तो रखेंगे कितना हो जाएगा, यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप हो जाएगा प्लस में जेड के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वेक्टर आर का वैल्यू जो है ना, वेक्टर एन का वैल्यू जो है उसको वैसे ही लिख दो, 3 जे कैप हो जाएगा प्लस में 4 के कैप हो जाएगा बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको डॉट गुणा कर दो, डॉट इसमें डॉट गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसमें करेंगे प्लस में 3y हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो प्लस में 4z हो जाएगा बराबर में इधर 4 लिखा 4, बस यही हो गया इसका कार्तीय समीकरण, ठीक। ऐसे ही निकालना है। तो आप निकाल लेना, सवाल नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेना, सवाल नंबर 9 और 9 तक निकाल लेना। सवाल नंबर 10 से 10, 11, 12, 13, 14 ना, और उसके मतलब जितने भी सवाल उसके बाद 10 से बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद से सवाल होंगे वो लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। आप लोग शेयर करो ताकि और लोग भी देखें, ठीक। तो थोड़ा से और भी पढ़ाने का मन करे, ठीक। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए करें, ताकि इससे भी हमें मोटिवेशन, जिस प्रकार से आपको मोटिवेशन मिलता है उसी से हमें भी मोटिवेशन जब तक नहीं मिलता तब तक पढ़ाने का मन नहीं करता ना। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर करा करो ताकि और भी लोग दिखा करें, ठीक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। तो आई थिंक यहाँ पर जो आप लोगों की पढ़ाई का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है इस चैनल पर, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है। इसलिए कहते हैं आप लोग शेयर करा करो ताकि और भी स्टूडेंट इसके बारे में जागरूक हों और भी स्टूडेंट का भला हो, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो शेयर ज़रूर करें, सगल शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पर जाएं तो वहाँ पर शेयर करें, है ना। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे करें, और जहाँ भी आप जो भी यानी यूज कर रहे हैं, सगल वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।